नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का जॉब्स वाला के चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कुछ डिफरेंट बातें करने वाले हैं। आज की इस क्लास से हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं। नया सीरीज क्या है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनके समय समय पर मिलते रहें। चालू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। क्या चर्चा होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ स्क्रीन में आपको नाम दिखाई दे रहे होंगे अलग अलग एग्जाम्स के, जैसे कि एक अभी हाल में एग्जाम होने वाला है या उसका नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी। इन सब के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डेंटल सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग जो एग्जाम हो रहे हैं 2000 पदों के लिए। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, इन सब एग्जाम्स में एक कॉमन बात है। वो कॉमन बात क्या है कि ये सब एग्जाम दो पार्ट्स में होने वाले हैं। पेपर एक का पार्ट ए और पेपर एक का पार्ट बी। जो पार्ट बी है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना, कि मतलब यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम पॉलिटी से दे रहे हैं तो पार्ट बी में आपको पॉलिटी पूछी जाएगी। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा एग्जैक्टली। लेकिन और वैसे यदि आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दे रहे हैं तो उस पार्ट बी का वहां का जो सब्जेक्ट होगा उससे पूछेंगे। असिस्टेंट मैनेजर में पार्ट बी में वहां से पूछेंगे, जो कि कितना होता है, जो कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा लगभग 350 नंबर के आसपास का पार्ट बी होता है। तो जो 150 नंबर टोटल एग्जाम कितने का होता है, 500 नंबर का सामान्यतः जो आयोग ले रहा है, उसमें से जो 150 नंबर का एग्जाम होता है वो पार्ट ए के पेपर से आता है। और ये पार्ट ए का पेपर क्या होता है, तो ये जीके है। ये जीके क्या है एग्जैक्टली, तो इस जीके के अंतर्गत एक एमपी जीके शामिल किया गया है, जिसमें एमपी का हिस्ट्री है, एमपी का पॉलिटी है, एमपी का ज्योग्राफी है, एमपी का आर्ट एंड कल्चर है ना, एमपी का इकोनॉमी है और भी ढेर सारी एमपी की बातें हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की क्या है, ट्राइब्स भी हैं उसी में। इसके अलावा इसमें क्या शामिल किया गया, तो करंट अफेयर शामिल किया गया और क्या शामिल किया गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर आप कह लीजिए, वो उसको शामिल किया गया है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जो पूरा पोर्शन है पार्ट ए, इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि टोटल वेटेज बैठाता है लगभग 150 नंबर का। मतलब कि ईच क्वेश्चन कितने का हुआ, 3 नंबर का। ठीक है, जो कि माइनस मार्किंग के आधार पर रहता है पूरा का पूरा एग्जाम। ठीक है, तो आज से इस क्लास से हमारा जो वो है लक्ष्य है कि इसके माध्यम से हम इस पूरे पार्ट ए को कवर करने वाले हैं ना। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे फूड सेफ्टी वाले जुड़े हुए हैं और वो पार्ट बी भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन पार्ट ए के बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे पार्ट बी नहीं पढ़ रहे हैं ना, मैं उनको पढ़ा भी रहा हूं एग्जैक्टली, लेकिन वो पार्ट ए यहाँ से पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पूरा टू द पॉइंट हम इसको क्या है कवर करने वाले हैं, एग्जाम ओरिएंटेड कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात। देखो, परीक्षा का योजना जैसे मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो फूड सेफ्टी ऑफिसर का बता रहा हूँ। यदि आप मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे पार्ट बी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपना सब्जेक्ट रख लीजिए। ठीक है, यदि आप मुझे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम को देने वाले अभ्यर्थी के तौर पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रख लीजिए। लेकिन पार्ट ए जो है सामान्य अध्ययन, वो हम सब के लिए सेम है। मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, डेंटल सर्जन के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, जो भी एग्जाम है सबके लिए पार्ट ए क्या है सेम रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चन का 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तीन नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और विथ माइनस मार्किंग रहेगा। ठीक है, तो ये जो सामान्य अध्ययन है 150 नंबर का, इसके तहत पूरा सिलेबस क्या है आज हम उसकी बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, उसका डिकोड करने वाले हैं, उसके तहत हमको क्या क्या पढ़ना है, और नेक्स्ट क्लास से हम बकायदा उसको पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, तो पार्ट ए या पेपर 1 का पार्ट ए जो है, जिसको जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन नाम दिया गया है आयोग की तरफ से, उस सामान्य अध्ययन के तहत 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में से जो पहली यूनिट है उसको नाम दिया गया है हिस्ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास के तहत क्या क्या बातें की गई हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो इसके तहत मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल पीरियड दिया गया है। ठीक है, मतलब संपूर्ण प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश का दिया गया है। ये कहां से चालू होता है, तो यह चालू होता है 10,000 बीसी से। कहां से? 10,000 बीसी से चालू होता है, दैट मींस कि भीमबेटका के जमाने से चालू होता है। और कहां पे खत्म होता है पहली लाइन वाला इतिहास, ये पहली लाइन वाला इतिहास आकर के ऑलमोस्ट खत्म होता है लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है, ये पूरा हमको देखना है। दूसरा है मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश। मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, वो 8वीं 9वीं शताब्दी से एग्जैक्टली चालू होता है और कहां पे जाकर के खत्म होता है, तो ऑलमोस्ट खत्म होता है 17th या 18th एडी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनका कोई कालखंड का कोई एक स्पेसिफिक विभाजन नहीं होता है, तो इसको हम इसलिए 17th 18th के उसमें लेके चलते हैं।
17वीं 18वीं शताब्दी। इसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, आधुनिक इतिहास, जो कि आजादी तक चलता है और आजादी के बाद भी चलता है, ठीक है। इसी में मॉडर्न हिस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसी के अंदर आता है वो है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। और इसके अलावा एक और दिया गया है वो है मध्य प्रदेश का जनजातीय इतिहास और जनजातीय साहित्य। मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी कि ये मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास है। इसके तहत हमको क्या क्या पढ़ना है। मान लो उदाहरण के लिए जब हम चालू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, तो हम चालू करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक फेज में क्या चल रहा था। बोले प्री हिस्टोरिक फेज में बताएंगे तो फिर बताएंगे कि मीजोलिथिक एज में क्या चल रहा था और न्योलिथिक एज में क्या चल रहा था, है ना, पैलियोलिथिक एज में क्या चल रहा था, उसके पहले एग्जैक्टली पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, है ना, इन तीनों एजेस में क्या चल रहा था, क्या इस समय इन्वेंशंस हो रहे थे, क्या इस समय लाइफ स्टाइल था लोगों का, कैसे रह रहे थे, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे हमारे एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। इसके अलावा पीरियड और है ना प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आता है मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। इसको हम 2-3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जिसमें मोटा तौर पे कहें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सल्तनत पीरियड आएगा। सल्तनत पीरियड का मतलब होता है कि जो सल्तनत दिल्ली में राज कर रहा था उसी सल्तनत का कंट्रोल कहां पर भी था, मध्य प्रदेश में भी था, ठीक है। तो उस सल्तनत का यहाँ पे क्या रोल काल रहा, मतलब खिलजियों ने कैसे शासन किया, गुलामों ने कैसे शासन किया, स्लेव डायनेस्टी एग्जैक्टली, है ना। तो खिलजी डायनेस्टी हो गई, स्लेव डायनेस्टी हो गई, तुगलक डायनेस्टी हो गई, इन सब का यहाँ पे क्या रोल था, है ना, लोधी डायनेस्टी हो गई। इसके बाद जो मेजर चरण आता है वो आता है मुगल डायनेस्टी, क्योंकि सल्तनत के बाद यहाँ पे कौन एंटर करते हैं देश में, मुगल्स आ जाते हैं। तो मुगलों का यहाँ पे मध्य प्रदेश में कैसा रोल रहा, किस किस ने क्या कौन कौन से यहाँ पे अभियान चलाए, कौन कौन ने यहाँ पे कैसे कैसे काम किया, है ना, तो वो आ जाता है। और तीसरा और आखिरी चरण आता है इस मेडाइवल उसका फेज का, वो चरण होता है मध्य प्रदेश में कुछ लोकल क्या हुए, यहाँ पर रूलर्स हुए मेडाइवल फेज में, जिनका प्रभाव क्षेत्र सिर्फ मध्य प्रदेश में था, कहीं और नहीं था, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशन फेज था, ट्रांजिशन फेज इन मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का संक्रमणकालीन काल, संक्रमण काल, ठीक है। तो इस संक्रमण काल में कई सारी गौरी डायनेस्टी हुई, खिलजी डायनेस्टी हुई। सेंट्रल दिल्ली की खिलजी डायनेस्टी अलग है और मध्य प्रदेश की खिलजी डायनेस्टी अलग है, ठीक है। तो गौरी डायनेस्टी हो गई, खिलजी डायनेस्टी हो गई, बाज बहादुर हो गया, है ना, ये लोग कैसे शासन कर रहे थे, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री आ जाएगी, तो फिर अंग्रेजों के समय यहाँ पे कैसा चल रहा था, किस किस प्रकार से कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे, 1857 की क्रांति का मध्य प्रदेश में क्या योगदान रहा, यहाँ के लोगों ने क्या योगदान 1857 की क्रांति में दिया, क्या उसके इम्पैक्ट निकल करके आए, ठीक है, अलग अलग रीजन्स में क्या इंपैक्ट निकल करके आए, तो वो सब हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और लास्ट फेज पे इसमें आएगा ट्राइबल हिस्ट्री, तो ट्राइबल हिस्ट्री और ट्राइबल लिटरेचर के बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पहली यूनिट में क्या दिया हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश। दूसरी यूनिट कवर करती है ज्योग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश, है ना, यही एग्जैक्टली नाम रखा गया यूनिट का, जियोग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक है। अब जियोग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है उसको एक बार समझ लेते हैं कि जियोग्राफिकल लोकेशन एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, मेजर रिवर्स एंड माउंटेन्स दिए गए, ठीक है। कि जियोग्राफिकल एक्सटेंशन या क्या है, पहली बात लोकेशन क्या है, दूसरा एक्सटेंशन क्या है, कि विस्तार कितना है मध्य प्रदेश का, सबसे पूर्वी जिला क्या है, सबसे पश्चिमी जिला क्या है, दक्षिणी जिला क्या है, मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु क्या है, ऐसे प्रकार के जो फैक्चुअल डेटा होते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, माउंटेन्स कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है क्लाइमेट को लेकर के कि सीजन्स कौन कौन से यहाँ पे होते हैं ना, सामान्यतः 3 सीजन होते हैं, और आप अलग अलग धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से, हिंदू धर्म की व्यवस्था के हिसाब से जाएंगे तो 6 सीजन होते हैं, ठीक है। तो 6 ऋतुएं क्या हैं या 3 ऋतुएं क्या हैं, मृदाएं कैसी है, तापमान, वर्षा, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट टाइप, और हाल ही में जो हमारी वन रिपोर्ट जारी की गई है वो एग्जैक्टली क्या है यहाँ पर, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है इसमें एग्रीकल्चर को लेकर के कि मेजर क्रॉप्स क्या रही, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन क्या रहे, इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे कौन कौन से चलते हैं तो उसको हम देखेंगे, है ना। प्रमुख फसलें कौन सी हैं और सिंचाई के साधन क्या हैं और सिंचाई के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलती हैं। इसके बाद यहीं पर आ जाएगा हमारा ताप विद्युत परियोजनाएं और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और खनिज, है ना, तो ये पूरा एनर्जी और आपका मिनरल सेक्टर आ जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या संबंधी ढेर सारे पॉइंट आ जाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आ जाएगा, साक्षरता आएगी, यातायात आएगा, परिवहन एग्जैक्टली, है ना, यातायात परिवहन।
तो ये भूगोल के तहत बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। मतलब लग रहा होगा तुमको जैसे यहाँ पे एक शब्द लिख दिया गया परिवहन या यातायात। अब तुमको मध्य प्रदेश में रेल परिवहन कैसा है, सड़क परिवहन कैसा है, वायुयान परिवहन कैसा है, कितने पोर्ट्स हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं, है ना, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तुमको। सिंपल सा वहां पे उन्होंने एक लिख दिया सिंचाई परियोजना, तो फिर पढ़ना पड़ेगा नर्मदा में कौन सी सिंचाई परियोजना चलती है, चंबल में कौन सी चलती है, किसकी कितनी कैपेसिटी है, किसमें कितना काम हो रहा है, ये सब के बारे में हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका थर्ड यूनिट, इकाई थर्ड, उसमें पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश दिया हुआ है। इस पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश के अंतर्गत दो हिस्से रखे गए हैं। यूनिट 3 में दो हिस्से रखे गए हैं, ध्यान रखना है ना। यूनिट 3 के फर्स्ट हिस्से को नाम दिया गया है पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश और सेकंड हिस्से को नाम दिया गया है इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश। कायदे से ये दोनों अपने आप में क्या है, एक सेपरेट यूनिट भी है, ठीक है, लेकिन इनको सेपरेट यूनिट के तौर पे ना बता करके इन्होंने कहां पे रख दिया, एक ही के अंतर्गत रख दिया। ठीक है, अभी जो एक ही के अंतर्गत रखा उसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश की राजनीति, जिसके अंतर्गत गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट हो गया, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकायुक्त, ये सब डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सचिवालय, मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, ये सब डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के अलावा यहाँ पे बहुत सारे कमीशन आ जाएंगे, मतलब राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य महिला आयोग, इस प्रकार के। ठीक है, ऐसे ही कुछ अधिनियम दिए गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, पेशा एक्ट 96, है ना, SC ST एक्ट 1989, तो ये एक्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो पॉलिटी में इतने टॉपिक आपको दिए गए हैं। ठीक है, इन सब टॉपिक के बारे में इंडिविजुअली बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो गवर्नर के बारे में कहता हूं, तो गवर्नर के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन कौन हुए, उनके बारे में दो दो चार चार फैक्ट पता होना चाहिए हर गवर्नर के बारे में, है ना। तो ये होगा ऐसी सेम चीफ मिनिस्टर के बारे में, ऐसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, ऐसी विधानसभा के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, बहुत डिटेल में हमको क्या है इन चीजों को देखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पार्ट बी आता है। पार्ट बी में उसको बोला गया है, हमने देखा ना भाई कि पार्ट ए में क्या है पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश और पार्ट बी में क्या इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। ये पार्ट बी की इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का एक इकोनॉमिक आउटलुक दिया गया है ना, ओवरव्यू बताइए आप। ऐसे ही एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, रूरल डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इन मध्य प्रदेश क्या है ना, औद्योगिक और आधारभूत विकास ढांचा कैसे हुआ, इसके अलावा स्टेटस ऑफ एजुकेशन कैसा है, हेल्थ एंड स्किल कैसा है, डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश कैसा है ना, हेल्थ एंड स्किल का डेवलपमेंट। इसके अलावा इसी में दिया हुआ हमारा वो है सतत विकास लक्ष्य, व्यावसायिक सुगमता एवं बहुआयामी गरीबी सूचकांक मध्य प्रदेश की स्थिति आदि आदि। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमको क्या डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, चौथी यूनिट जो है उसमें स्पेसिफिकली ट्राइब्स दी गई हैं इन रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश। ठीक है, कि ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, उनका हेरिटेज पढ़ना पड़ेगा, फोक पढ़ना पड़ेगा, फोक कल्चर और फोक लिटरेचर बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मतलब हर ट्राइब अलग से देखनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए तुम मान लो भील उठाते हो, तो भीलों में किस किस प्रकार की परंपराएं चलती हैं, जन्म की, मृत्यु की, है ना, शादी विवाह कैसे होता है, ऐसी ढेर प्रकार की बातें पढ़नी पड़ेगी। उनका लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, उनका निवास पढ़ना पड़ेगा, उनके जो टेक्नोलॉजीज पढ़नी पड़ेगी। यही काम आपको हर ट्राइब में करना पड़ेगा। मतलब गोंड भील हो गया तो फिर गोंड में करो, भारिया में करो, सहारिया में करो, है ना, हर प्रकार के ट्राइब के बारे में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में ट्राइब्स के बारे में हमको डिटेल चर्चा करनी पड़ेगी। और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आ जाएंगी आपकी ट्राइब्स के अंतर्गत, उसमें जनजातियों का भौगोलिक विस्तार हो गया, संवैधानिक प्रावधान हो गया, अभी जस्ट बात करी थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें प्रमुख जनजातियां, पिछड़ी जनजातियां, जनजातियों कल्याण की योजनाएं, उनकी संस्कृति, परंपराएं, कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, लोक साहित्य, सब कुछ डिटेल में हमको क्या है देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जनजातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, उनके संस्थान हो गए, संग्रहालय हो गए, उनका प्रकाशन हो गया और उनकी लोक संस्कृति हो गई। ठीक है, तो इनके बारे में हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति में जाओगे तो मालवा संस्कृति में क्या क्या चलता है, मतलब मालवा संस्कृति में पढ़ने लगे तो फिर बताना पड़ेगा मालवा में लोक गायन क्या है, लोक नृत्य क्या है, लोक नाट्य क्या है, लोक साहित्य क्या है मालवा का, ये सब देखना पड़ेगा। यही चीज तुमको बुंदेलखंड में देखनी है, यही चीज बघेलखंड में देखनी है, यही चीज निमाड़ में देखनी है, तो इस सब को हमको डिटेल में देखना पड़ेगा। आखिरी में यूनिट 5 है, उसमें दो बातें दी हुई हैं। इस दो बातों के तहत एक आपका करंट अफेयर दिया हुआ है और दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, आईसीटी दिया हुआ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप शॉर्ट में कह लीजिए कंप्यूटर दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है। तो इस के तहत जो आपका सबसे पहला आता है वो है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर, एग्जैक्टली इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर। इसके अलावा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, जो भी मध्य प्रदेश में स्कीम्स चल रही होंगी वो सब।
ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व कौन है, महत्वपूर्ण स्थान क्या है यहाँ पर, है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या आ जाता है, वो कंप्यूटर आ जाता है। उसमें कंप्यूटर में क्या क्या दिया गया है भाई, है ना, तो एआई है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना, आधारभूत ज्ञान, कंप्यूटर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ई गवर्नेंस आदि आदि। तो इतनी सारी बातें इसके अंतर्गत क्या है, शामिल की गई हैं, जिनको हमको डिटेल में देखना है। अभी हम जो क्लास अगली क्लास से चालू करने वाले हैं, दो सब्जेक्ट हम साथ में लेकर के चलने वाले हैं। एक सब्जेक्ट आपका पॉलिटी रहेगा, जिसमें हम राज्यपाल से ही चालू करने वाले हैं, और दूसरा सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री रहेगा, जिसमें हम हिस्ट्री के तहत आपका प्रो हिस्टोरिक ये प्री हिस्टोरिक पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से हम हिस्ट्री को चालू करने वाले, यहां से हम हमारी बातों को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास में सिलेबस डिकोडिंग के बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी कि हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, है ना, और अगली क्लास से हम क्या चालू करने वाले हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी है। आज की क्लास हम यहाँ पे बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में नई वीडियो के साथ। जैसा कि हमने कहा कि पॉलिटी और हिस्ट्री हम चालू कर रहे हैं, तो वहां से नई वीडियो के साथ मिलेंगे और व्यवस्थित तरीके से क्लास को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।